नमस्कार। मैं प्राध्यापिका पूर्णिमा उमेश झेंडे, हिंदी विभाग प्रमुख, भोसला मिलिट्री कॉलेज, नासिक। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित जूही की कली इस कविता का भावार्थ देखेंगे। सर्वप्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं। ओजस्विता, दार्शनिकता, गंभीरता तथा राष्ट्रीय भावनाओं के उदात्त स्वर के साथ हिंदी कविता को नवीन आयाम पर ला खड़ा करने का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही जाता है। साहित्य के प्रत्येक अंग को उन्होंने गरिमा प्रदान की है। भावुकता तथा पौरुष के अद्भुत समन्वय वाले निराला जी का व्यक्तित्व अप्रतिम था। अन्य छायावादियों से निरंतर जूझने वाले निराला ने आत्म परिचय में लिखते हुए कहा है, मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और दार्शनिक के पैर है। निराला जी का जन्म 31 फरवरी 1886 ईस्वी में वसंत पंचमी को हुआ। बंगला के महिषादल राज्य के कर्मचारी अपने पिता पंडित राम साय जी की कठोर और क्रूर अनुशासन में रहकर उन्होंने राज्य की ओर से व्यवस्थित बंगला, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त बंगला संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। उनकी रचनाओं में स्वदेश प्रेम की चेतना को भी महसूस किया जाता है। उनका देहावसान 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़ू, काले कारनामे, कहानी संग्रह चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, लीली, कविता संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, निबंध चाबुक, प्रबंध पत्रिका, प्रबंध परिचय आदि। रेखाचित्र बिल्लेसुर बकरीहा, कुल्ली भाट। आलोचना पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन। नाटक शकुंतला। जीवनी राणा प्रताप, प्रहलाद, भीम, ध्रुव। अनुवाद विवेकानंद जी के भाषण, देवी चौधरानी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति के कवि माने जाते हैं और इस प्रकृति के कवि ने हमेशा ही प्रकृति के प्रति संवेदना उनके काव्य में दिखाई देती है। प्रकृति का जीवित चित्रण करने में निराला जी बहुत ही सक्षम रहे हैं। प्रकृति संवेदना निराला की काव्य संवेदना का आवश्यक अंग है। आज हम उनकी कविता जूही की कली, जो हिंदी साहित्य में एक नया आयाम खड़ा करने वाली कविता है, जिसे श्रृंगारिक रूप में पहली बार हिंदी साहित्य में निराला जी ने लाया। सरस्वती पत्रिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
इसे छापने से इनकार तक कर दिया था, क्योंकि ये श्रृंगारिकता की ओर जाने वाली कविता थी। बाद में इसे राग विराग में छापा गया। आज हम चलते हैं जूही की कली कविता की ओर। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन, अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली। दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानी। बहुत ही सुंदर मुक्त छंद में लिखी गई ये कविता है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर जूही की कली का भी मानवीकरण किया गया है। जूही की कली कविता प्रकृति के श्रृंगारिक रूप की व्यंजना करती है। अब प्रथम पंक्तियां देखेंगे हम। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन। विजन अर्थात निर्जन, वन जंगल, वल्लरी लताएं। निर्जन एकांत में, जंगल के एकांत में लता पर सोई हुई जूही की कली स्वप्न में मगन थी। अब यहाँ जूही की कली को प्रिया, नायिका और पत्नी के रूप में दिखाया गया है। और मलयानील जो उसका प्रियतम है, नायक है, पति के रूप में दिखाया गया है। और नायक नायिका की श्रृंगारिक भावना को इस कविता के माध्यम से जूही की कली और पवन, इस प्रकृति के दो पहलुओं का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यह कविता जब शुरू होती है तो नायिका के रूप में जूही की कली आती है। विजन वल्लरी पर अर्थात एकांत में लता पर, गहरी नींद में, प्रिया की यादों में, अपने नायक पवन मलयानील की यादों में सुहाग भरी। अब सुहाग भरी अर्थात ये इस प्रेम में पवित्रता है, इस सोच में शुद्धता है, उसकी मांग भरी हुई है। अर्थात वो अपने प्रिया अर्थात पति के लिए इंतजार में, उसके स्नेह स्वप्न में खोई हुई है। अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली। अमल पवित्र, अमल कोमल, कोमल कमनीय, तनु तरुणी अर्थात सुंदर सी, कमनीय ऐसी, नववधू के जैसी यह जूही की कली है। दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी। कैसे सोई थी वो? उस लताओं पर सुहाग भरी, स्वप्न में मगन, आंखें मूंद कर, दृग बंद किए, दृग आंखें, शिथिल होकर, शिथिल पत्रांक पत्तों पर, पत्तों की गोद में एकदम शिथिलता से आंखें मूंद कर अपने प्रिया के सपनों में खोई हुई थी, सोई हुई थी जूही की कली। अब रात कौन सी थी? वासंती निशा थी। वासंती वसंत, वसंतोत्सव जो मनाया जाता है, जो प्रणय का उत्सव माना जाता है। जब आसमान में चांदनी बहुत ही शुद्ध तरीके से फैली हुई रहती है और चांदनी की
इस चांदनी में यह सुहाग भरी जूही की सफेद कली एकांत में ऐसे ही लता पर अपने पिया की यादों में खोकर, स्वप्नों में खोकर सोई हुई है। आह्लाददायक वातावरण है। वसंत का आगमन हो चुका है। वसंत उत्सव में जिस प्रकार प्रणय आता है, वैसा ही प्रणय इस जूही की कली के इस शिथिल पत्रांक में, गोद में, अर्थात पत्तों की गोद में आंखें बंद किए हुए जैसे वो सोई है, वो दिखाई देता है। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयान। उसका प्रिया अर्थात उसका नायक पति पिया जो है, वो कौन है? मलयानील से, पूरब की ओर से मलयानील पर्वत है, जहाँ से चंदन युक्त सुबह सुबह सुंदर सी महकती हुई हवा अर्थात ये पवन झोंकों के साथ आता है और फूलों को झकझोरता है। उसी का मानवीकरण करते हुए ये मलयानील की ओर ये पवन जो है वो बहुत दूर देश में है, मलयानील पर्वत पर है। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ अर्थात यह अपनी प्रिया को छोड़कर दूर देश में गया है ये पवन, लेकिन उसकी प्रिया भी विरह में व्याकुल है और वो भी अपनी प्रिया के लिए विरह में व्याकुल है, जिसे कहते हैं मलयानील। ये नायक कौन है? पवन, जो मलय नील पर्वत की ओर से आता है, इसलिए उसे मलयानील कहते हैं। दोनों भी विरह में हैं, लेकिन जूही की कली उसकी यादों के सुखद सपनों में खोई हुई है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वो मधुर बात, आई याद चांदनी की धूली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। फिर क्या? पवन उपवन सरसरित गहन गिरि कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। बहुत ही सुंदर काव्य पंक्तियां हैं, जहां पर श्रृंगारिकता ओतप्रोत भरी हुई है। आई याद बिछड़न से मिलन की वो मधुर बात, अर्थात पवन जो दूर देश में रहता है, उसे भी अपनी प्रियतमा जूही की कली की याद आ रही है। मिलन की वो मधुर बात, उसके साथ बिताए हुए प्रणय के, मिलन के सुंदर से पल उसे याद आते हैं। आई याद चांदनी की धुली हुई रात, वसंत की सुंदर सी फैली हुई साफ स्वच्छ धुली हुई चांदनी की वो आधी रात जो है, वो उसे अपनी पिया की अर्थात प्रियतमा की याद दिला रही है। आई याद कांता की कमनीय गात, कांता पत्नी अर्थात उस पवन को जो दूर देश में अपनी प्रियतमा के विरह में है, अर्थात अपनी पत्नी के विरह में है। देखिए, पवित्रता है इस रिश्ते में, सिर्फ नायक और नायिका नहीं है, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की बात भी इसमें बताई गई है, इसलिए कांता अर्थात पत्नी। आई याद कांता की कमनीय गात, अर्थात उसका वो कोमल रूप, शरीर, सौंदर्य
उस दूर देश में बैठे हुए मलयानील पर्वत, मलयानील अर्थात उस पवन को वो सारी बातें अपनी नायिका की, अपनी प्रियतमा की याद आने लगी है। उस चांदनी में वो अपनी प्रियतमा का विरह बहुत अधिक मात्रा में महसूस कर रहा है। उसकी हर मधुर बात उसे याद आ रही है। बिछड़ने की, विरह की रात वो महसूस कर रहा है। फिर क्या, पवन उपवन सरसरित गहन गिरिकानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा उसने जहां उसने की केली, कली खिली सा। अपनी प्रियतमा की याद से इतना अधीर हो गया है पवन कि अब उसे रहा नहीं जा रहा है। इसलिए वो अपनी प्रियतमा जूही की कली के पास जाने के लिए उत्सुक है। और वो इस कदर उत्सुक है कि कितने भी रास्ते में संकट आए, बाधाएं आए, उसे पार करता हुआ वो उसके पास पहुंचना ही चाहता है। किसी की भी परवाह नहीं करता है, किसी भी संकट का ध्यान नहीं रखता है। सभी बाधाओं पर मात करता हुआ वो अपनी प्रियतमा अर्थात नायिका के पास पहुंच ही जाता है। उपवन सरसरिता, उपवन बगीचे, सर तालाब, सरिता गहरे पानी वाली नदियां, नदी, गहन गिरी कानन घने से जंगल, बड़े बड़े ऊंचे पर्वत, सबको पार करता हुआ वो भागता हुआ अपनी प्रियतमा के विरह में व्याकुल उसके पास जाने लगता है। कुंजलता पुंजों को पार, क्या क्या पार करता है रास्ते में, उसे क्या क्या लगता है जब वो अपनी प्रियतमा के पास जा रहा है। बगीचे लगते हैं, तालाब लगते हैं, नदियाँ लगती हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत लगते हैं, घने से जंगल होते हैं, लताओं के कुंज होते हैं, अर्थात छोटे बगीचे, उपवन, बहुत सारी लताएं, बेली, बहुत सारी छोटी छोटी घनी झाड़ियाँ, सबको पार करता हुआ वो खींचता हुआ विरह व्याकुल अपनी जूही की कली, अपनी प्रियतमा के पास जा रहा है। पहुंचा जहां उसने की केली। आखिरकार वो अपनी प्रियतमा के पास पहुंच ही गया। देखिए कितना श्रृंगारिक वर्णन है ये। विरह में इतना व्याकुल है पवन कि अपनी प्रियतमा को पाने के लिए हर बाधा, हर संकट का वो सामना करने के लिए तैयार है। और सभी बाधाओं को पार करता हुआ वो आखिरकार अपनी प्रियतमा अर्थात जूही की कली के पास पहुंच ही गया। वो सुंदर से स्वप्नों में खोई हुई उस एकांत जंगल में लता पर आंखें मूंदे हुए सोई हुई थी। और उस सोई हुई जूही की कली के साथ पवन रूपी नायक ने क्रीड़ा की। कली खिली साथ, और कली अभी तक जो छोटी सी नाजुक सी कली थी वो फूल में रूपांतरित होने लगी। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं,
चूक क्षमता मांगी नहीं। निद्रालस बंकीम विशाल नेत्र मूंदे रहे। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन। नायक आया विरह में व्याकुल, प्रणय के लिए आतुर, मिलन के लिए आतुर नायक सभी बाधाओं को पार करता हुआ उसके पास पहुंचा। आंखें मूंदे हुई जूही की कली के साथ क्रीड़ा भी की, लेकिन वो बस हंसी, उसने आंखें नहीं खोली। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन। वह प्रिय का आगमन हुआ जिसके सपनों में वो सोई हुई थी। उस प्रिय का आगमन भी हुआ, लेकिन फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। वो अपनी आंखें मूंदे हुए वैसी की वैसी सोती ही रही। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। नायक ने क्रीड़ा की, उसके कपोल गालों को चूमा भी। गालों को चूमने पर सारी लताएं जो थी वल्लरी अर्थात लताएं एक साथ हिंडोलने लगी, अर्थात झूमने लगी, झकझोरने लगी। वो आनंद, वो स्पर्श उन्होंने महसूस किया। इस पर भी जागी नहीं। इतना सब कुछ नायक उसके साथ कर रहा था, तो भी वह नहीं जागी, उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वैसे ही दृग अर्थात आंखें बंद किए हुए सोती रही। चूक क्षमता मांगी नहीं। क्रीड़ा कर रहा है उसका पति, जिसके विरह में वो बैठी है, जिसके सुखद सपनों में वो खोई है। वसंत की इस रात में, निशा में, धुली हुई चांदनी में उसका प्रियतम तो आ गया है, उसके साथ क्रीड़ा भी कर रहा है, लेकिन पता नहीं जानबूझकर ही सही या अनजाने में जूही की कली अर्थात उसकी प्रियतमा आंखें खोलने के लिए ही तैयार नहीं है। उसके कपोल भी चूमे तो भी तैयार नहीं है। और इतना करने के बावजूद, उसने कपोल चूमने के बावजूद भी अपनी चूक क्षमा तक नहीं मांगी नायक से, कि इतनी दूर से नायक आया है उसके लिए और वो है कि सो रही है। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मुंदे रहे, बिल्कुल निद्रा से भरे हुए, आलस से भरे हुए बंकिम, तीक्ष्ण कटाक्ष भरे विशाल नेत्र, बिल्कुल जैसे मृगनयनी की तरह होते। आपने जूही की कली देखी है? बहुत सुंदर होती है। जब जूही की कली होती है तो उसके ऊपर लालिमा होती है और वह जूही की कली थोड़ी सी जाट और बाद में पतली होती जाती है, जैसे मृगनयनी होती है, मृग की आंखें होती है, वैसे ही जूही की कली का रूप होता है। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मुंदे रहे, वैसे कटाक्ष भरे सुंदर से विशाल नेत्र पवन के झकझोरने पर भी, पवन के कपोल चूमने पर भी, पवन के द्वारा क्रीड़ा करने पर भी उसने उन नेत्रों को नहीं खोला। वो उसका आनंद उठाती रही, आंखों को बंद करते हुए। कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे। यौवन जवानी मतवाली हो गई थी, जैसे उसने जवानी की शराब पी हुई, मदिरा
मदिरा शराब। जवानी का आनंद उठा रही थी वो, मतवाली बन गई थी, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर आंखें मूंद कर सोई हुई थी। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फैल। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी कली खिली, खेल रंग प्यारे सा। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। निष्ठुर निर्दय नायक बार बार उसके साथ क्रीड़ा करने पर भी, उसके कपोल चूमने पर भी, जब जूही नायिका प्रियतम के आने पर भी आंखें नहीं खोल रही है, उसके वो सुंदर से नेत्रों को वो मूंदे हुई है, फिर नायक को गुस्सा आया, अर्थात पवन को गुस्सा आया और उसने गुस्से से उसके साथ निष्ठुरता से झोंकों की झड़ियों से सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। निष्ठुरता की इतनी जोर से पवन चली, इतनी तेज हवा चली कि सारी लता एकदम से एक साथ हिंडोल नहीं रही थी, तो एकदम से तेजी से हिल रही थी, झूल नहीं रही थी, झोंके जोर जोर से बह रहे थे और बार बार कोशिश कर रहे थे कि जूही की कली जो नायिका है कि उसकी आंखें खुल जाए, लेकिन फिर भी वो निद्रालस आंखें मूंदे हुए पड़ी हुई थी। फिर निर्दयता, क्रोध के कारण नायक के अंदर निर्दयता निर्माण हुई और उसने उस जूही की सुकुमार देह को पूरा झकझोर डाला, पूरा मसल डाला। मसल दिए गोरे कपोल को, उसके कपोलों को, गालों को भी चूम चूम कर मसूल दिया। चौक पड़ी होती, अब तक तो प्यार भरा स्पर्श था, अब निष्ठुरता से किए हुए स्पर्श के कारण एकदम से चौक पड़ी युवती, युवती अर्थात जूही की कली, ये उस युवती का प्रतीक है जो अपनी प्रियतम के प्यार में खोई हुई है, और जब प्रियतम आता है और उसके साथ प्रणय करता है, तब युवती की जो भावना है उसी को इस जूही की कली के माध्यम से दिखाया गया है। चौक पड़ी युवती, किसने मसल दिया मेरा सुकुमार देह, चकित चितवन निज चारों ओर फैल। आश्चर्यचकित होकर बड़ी बड़ी आंखों से उसने अपनी चारों ओर नजर डाली कि कौन है जिसने मेरे कोमल देह को झकझोर डाला है, गोरे से गालों को मसल दिया है, कौन है वो? हेर प्यारे को सेज पास। और तभी उसकी दृष्टि गई कि उसके पास, उसकी सेज पर, उसके साथ कौन है जिसके सपनों में वो खोई हुई थी। वह उसका प्रियतम, वह उसका नायक, वह उसका पति मलयानील पवन है। निष्ठुरता से, निपटता से, मसलने पर, झकझोरने पर भी वो उसे कुछ नहीं बोली,
शांति से सिर्फ उसकी आंखों की ओर देखा। नम्र मुख हंसी खिली। बस विनयशीलता से उसकी आंखें झुक गई, शर्म से उसकी आंखें झुक गई कि अरे कौन है ये? मेरा प्रियतम, मेरा पति आ गया है मेरे पास, मेरी सेज के पास। नम्र मुख हंसी खिली। गालों में ही वो शर्म से हंसने लगी और वो फूल बन गई, खिल गई, अर्थात फूल बन गई। खेल रंग प्यारे संग। और इस अपने प्यारे अर्थात अपने प्रियतम जिसके इंतज़ार में वो सोई हुई थी, जिसका इंतज़ार कर रही थी, उसकी प्रणय क्रीड़ा की खेल में रंग गई और शर्म से लाल हो गई और कली से फूल में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर कविता समाप्त होती है। इस कविता के माध्यम से श्रृंगारिकता का बहुत ही सुंदर वर्णन निराला जी ने किया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, कवि ने प्रकृति के माध्यम से हमें प्रेम की भावनाओं को, श्रृंगारिकता की भावनाओं को सामने रखा गया है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। पवन को प्रियतम तो जूही की कली को प्रियतमा के रूप में दिखाया है। एक प्रेम युगल के प्रेम विरह और भावनाओं का चित्रण इस कविता के माध्यम से किया गया है। विरह में व्याकुल प्रेमी युगल किस प्रकार से जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार के रंग में रंग जाते हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। जूही की कली और पवन के मिलन की यादों को सामने रखा गया है। नायक का निर्दय निष्ठुर होने का भाव भी है, अर्थात पौरुष के गुण को भी यहाँ पर दिखाया गया है। नायिका का प्रेम एवं श्रृंगार वर्णन इसमें है, अर्थात पौरुषत्व को दिखाते हुए भी नायिका जूही की कली का प्रेम और श्रृंगार इसमें दिखाया गया है। इस कविता की भाषा तत्सम प्रधान है। मुक्त छंद में कविता लिखी गई है और अलंकारों से ओतप्रोत है। श्रृंगारिक भाव, प्राकृतिक श्रृंगार काव्य में दिखाई देता है। इस प्रकार जूही की कली यह निराला की छायावादी धारा की बहुत ही सुंदर प्रकृति संवेदना को काव्य में दिखाने वाली प्रमुख कविता मानी जाती है।